हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेथड्स ऑफ कैपिटल इन्वेस्टिंग के अंदर रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। पिछले वीडियो में हमने रिस्क अनसर्टेनिटी के अंदर मतलब जो हमारे कैपिटल इन्वेस्टिंग के मेथड्स है वो हमने दो मेथड्स देखे थे, प्रोबेबिलिटी मेथड और सेंसिटिविटी मेथड। इस वीडियो में हम उससे आगे के तीन मेथड्स और पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मेथड, डिसीजन ट्री एनालिसिस मेथड। तो सबसे पहले हम फिफ्थ नंबर का मेथड हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड। ये देखते कि ये होता क्या है। स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड मतलब क्या है कि जो हम कैश आउटफ्लो कर रहे हैं, मतलब जितनी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट में कॉस्ट लगा रहे हैं, वो तो हमारी सेम है दो प्रोजेक्ट्स की, लेकिन उसकी जो एनपीवी है या फिर जो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन है वो अलग अलग निकल रहा है। तो हम उसमें से किस तरह से सेलेक्ट करेंगे, तो ये हम स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड के थ्रू सेलेक्ट करेंगे। इसके अंदर हम एक एग्जांपल से समझते हैं। इसमें हमें क्या कि इंफॉर्मेशन दे रखी है और हमें प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है उसमें से स्टैंडर्ड डेविएशन के बेस पर। प्रोजेक्ट एक्स दे रखा है और वाई दे रखा है, कैश इन्फ्लो दे रखी है और प्रोबेबिलिटी दे रखी है उसकी, और प्रोजेक्ट वाई दे रखा है उसकी कैश इन्फ्लो दे रखा है और प्रोबेबिलिटी मतलब हमें मिल जाएगी। हम मतलब फाइंड आउट करेंगे उसे। उसके बाद हम इसको जैसे सोल्व करेंगे पूरा। तो प्रोजेक्ट एक्स है, उसका कैश इन्फ्लो हमें दे रखा है, तो हम डेविएशन फ्रॉम मीन निकालेंगे उसके बाद, यानी डी निकालेंगे हमारा। डेविएशन फ्रॉम मीन यानी डी, मीन हमारा किस तरह से निकलेगा, जो हमारे प्रोजेक्ट एक्स के जो हमारे कैश इनफ्लो है टोटल जितने भी हो रहे हैं, यानी कि इन सबको ऐड कर देंगे और उसको डिवाइड कर देंगे 4 से, तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन निकलेगा 6,250 रुपये का। ठीक है, उससे हम डेविएशन फ्रॉम मीन निकालेंगे, यानी कि जो हमारा 3200 रुपये है, 3200 में से कैश इनफ्लो है पहले वाले में, और 3200 में से ये माइनस कर देंगे 6,250 रुपये, तो हमारा नेगेटिव में आएगा ये हमारा डेविएशन फ्रॉम मीन फर्स्ट वाले का। इसी तरह से हम सारे कैश इनफ्लोज का निकाल लेंगे। उसके बाद हमें क्या करेंगे, स्क्वायर डेविएशंस निकालेंगे, यानी कि जो हमारा डेविएशन फ्रॉम मीन निकला है उसका स्क्वायर कर देंगे, यानी डी जो हमारी वैल्यू थी उसका स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 3,050 जो है फर्स्ट वाले का हमारा जो नेगेटिव में आया, तो उसका हम स्क्वायर कर देंगे तो पॉजिटिव में हो जाएगा और उसकी वैल्यू आएगी 93,02,500 रुपये की। उसके बाद हम उसकी प्रोबेबिलिटी हमें दी हुई है प्रोजेक्ट एक्स की, और हम फिर उसका निकालेंगे वेटेड डेविएशन। हमारा कैसे होंगे, एफ और डी का स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे। एफ हमारा क्या है, प्रोबेबिलिटी यानी फ्रीक्वेंसी हमारी क्या है प्रोबेबिलिटी वाली, उसको हम डी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि हम क्या करेंगे, जो हमारे ये स्क्वायर डेविएशन है डी स्क्वायर, यानी कि 93,02,500 रुपये को 0.2 से मल्टीप्लाई करके हमारी वैल्यू निकल जाएगी वेटेड डेविएशंस की, जो कि है 1,86,050 रुपये है जिसकी वैल्यू वो निकल जाएगी। इसी तरह से हम क्या करेंगे, जो हम उसके बाद हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, तो किस तरह से एन तो 1 मान लेंगे, एन की वैल्यू 1 है हमारी, क्योंकि एक प्रोजेक्ट की है ये। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा एफ डी का स्क्वायर जो हमने निकाला है हर एक कैश इनफ्लोज पर, उन सबको ऐड करके जो हमारी टोटल आएगा वो उसका सम कर लेंगे, तो वो आएगा 38,30,500 रुपये। तो एस डी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट, क्या होता है, अंडर रूट सिग्मा एफ टी का स्क्वायर डिवाइड बाय एन। तो हमारा एफ डी का स्क्वायर हमें दे रखा है 38,30,500 रुपये, उसको डिवाइड कर देंगे 1 से और उसका अंडर रूट निकाल लेंगे, तो हमारे जो एस टी आएगा फर्स्ट वाले प्रोजेक्ट का आएगा वो आएगा 1957.7, एस टी आएगा हमारा 1957.7 फर्स्ट वाले प्रोजेक्ट है। इसी तरह हम वाई प्रोजेक्ट का निकाल लेंगे। वाई प्रोजेक्ट का भी कैश इनफ्लो हमारे पास हम पता कर लेंगे कितना कितना होगा। डेविएशन फ्रॉम मीन हम निकालेंगे डी, इसी तरह से जो हमारा मीन जो पहले वाले में आया था वही सेम आएगा, इसका भी 6,250, उसी के उससे मतलब 3200 में से 6,250 जाएंगे तो हमारा आ जाएगा डेविएशन फ्रॉम मीन। और उसके बाद स्क्वायर डेविएशन,
उसका स्क्वायर कर देंगे, फिर प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके हम वेटेड डेविएशंस सबका टोटल कर लेंगे और इसकी वैल्यू आएगी टोटल हमारी 23,86,500, 23,86,500। तो उसको डिवाइड कर देंगे 1 से, उसका अंडर रूट करके हमारी वैल्यू आ जाएगी 1544.8 ST आएगा हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन प्रोजेक्ट वाई का। तो हम इन दोनों प्रोजेक्ट्स में से कौन सा सिलेक्ट करेंगे, कौन सा नहीं करेंगे। जो हमारा प्रोजेक्ट एक्स है उसका आया था हमारा 1957.7 यानी इसका ज़्यादा है ST प्रोजेक्ट वाई से। तो हमारा जो प्रोजेक्ट एक्स है वो ज़्यादा रिस्की है प्रोजेक्ट वाई से, तो इसलिए हम जो प्रोजेक्ट एक्स है उसको सिलेक्ट कर देंगे क्योंकि उसमें कम रिस्क है। प्रोजेक्ट एक्स जो हमारा वो ज़्यादा रिस्की है प्रोजेक्ट वाई से, तो हम मतलब इस फैक्टर को भी देखेंगे, इसलिए हम प्रोजेक्ट वाई को सिलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इसमें हमारा कम रिस्क है स्टैंडर्ड डेविएशन जो निकला उसके बेस पर। और अगर कोई रिस्क लेना चाहता है तो वो प्रोजेक्ट वाई को भी सिलेक्ट कर सकता है, वो उसकी अकॉर्डिंग होता है। उसके बाद 6th मेथड हमारा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मेथड। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मेथड हमारा क्या है, एक तरह का रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन, मतलब जितना उससे दूर है, मतलब वो डिस्पर्शन मतलब कितना गैप आ रहा है उनके बीच, उनके उसका मेजर करना एक तरह से, जो कि हम स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन का यूज़ करके निकालते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो हम निकालते हैं। तो इसको भी एक एग्जांपल से हम समझते हैं। जो हमने पहले वाला एग्जांपल लिया था उसी के बेस पर ही हम निकालेंगे। इसमें हम जो हमारी ST की वैल्यू निकली थी दोनों की, पहले वाले प्रोजेक्ट की भी निकली थी और सेकंड वाले की भी हमने निकाली थी, तो इन दोनों वैल्यू को हम ले लेंगे। इसके अंदर हमें कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बताना है, निकालना है और हमें बताना कौन सा प्रोपोजल हमें एक्सेप्ट करना है। प्रोजेक्ट एक्स का हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आया था 1957.2 वैल्यू आई थी, और हमने मीन जो हमने निकाला था वो हमारा 6250 आया था दोनों प्रोजेक्ट्स का। तो हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है ST डिवाइड बाय मीन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का और इनटू में 100। तो हमने ST की वैल्यू ले लेंगे प्रोजेक्ट एक्स की, और मीन हमारा ये 6250 निकला था, इनटू में 100। तो हमारी वैल्यू आ जाएगी प्रोजेक्ट एक्स की कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की 31.31%। इसी तरह हम वाई प्रोजेक्ट का निकाल लेंगे। तो हमारा जो एक्स प्रोजेक्ट है उसका जो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है वो क्या है, ज़्यादा वैल्यू आई है, तो मतलब जो हमारा प्रोजेक्ट एक्स है वो ज़्यादा रिस्की है, इसलिए हम प्रोजेक्ट वाई को सिलेक्ट कर लेंगे रिस्क के अकॉर्डिंग, अगर हम कम रिस्क लेना चाहते हैं तो। उसके बाद हमारा अगला मेथड है 7th मेथड, डिसीजन ट्री मेथड। डिसीजन ट्री मेथड के अंदर हम कंस्ट्रक्शन किस तरह से करते हैं डिसीजन ट्री का, जिसके बेस पे हम डिसीजन लेते हैं। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं प्रॉब्लम को, या फिर जो हमारा प्रोजेक्ट है उसको मतलब आइडेंटिफाई करते हैं, वो किसी तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद हम इवेलुएट करते हैं डिफरेंट अल्टरनेटिव्स, मतलब कितनी तरह के अगर प्रोजेक्ट सेलेक्ट करें तो कितनी तरह के प्रोजेक्ट्स हमारे पास अल्टरनेट रूप में अवेलेबल है। उसके बाद इंडिकेटिंग द डिसीजन पॉइंट्स, मतलब किस किस बेस पे हमें डिसीजन लेना है, उन पॉइंटों को ध्यान देंगे, उन पॉइंटों की तरफ। उसके बाद असाइन द प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटीज ऑफ मोनेटरी वैल्यू, मतलब प्रोबेबिलिटी असाइन कर देंगे उनको एक तरह से, मोनेटरी वैल्यू पर कितनी कितनी प्रोबेबिलिटी है, उसकी पॉसिबिलिटी संभावना कितनी है उसकी, उसके हिसाब से। उसके बाद एनालाइज द अल्टरनेटिव, उसके बाद जो सारे अल्टरनेटिव्स हैं उनको एनालाइज करेंगे अच्छी तरह से और बेस्ट वाले का सिलेक्ट कर लेंगे। डिसीजन ट्री मेथड, इसके अंदर भी हमारी कोर्स जो होती है प्रोजेक्ट को सेम होती है। इसमें भी हम NPV के अकॉर्डिंग, इस मेथड के अंदर भी हम प्रोबेबिलिटीज़ को असाइन करेंगे, मतलब जितनी पॉसिबिलिटीज़ होती है उसके अकॉर्डिंग कैश इनफ्लो पर। जैसे हमें इसमें ईयर 1 का दे रखा है इवेंट 1st 2nd 3rd, उसमें हमारा कैश इनफ्लो कितना कितना हो रहा है वो दे रखा है और उसकी प्रोबेबिलिटीज़ दे रखी है। और ईयर 2nd में हमें कितना कितना कैश इनफ्लो हो रहा है अलग अलग प्रोबेबिलिटीज़ पे, मतलब 3 तरह की इसमें कैश इनफ्लो दे रखी है और 3 तरह की प्रोबेबिलिटीज़ दे रखी है, जो कि हम कितना हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 10% है उस पर। तो हमारी कॉस्ट इस प्रोजेक्ट के अंदर जो हमारी लग रही है वो हमारी लग रही है 40,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो हम सबसे पहले NPV निकालेंगे इसके अंदर, नेट प्रेजेंट वैल्यू। वो किस तरह से निकालेंगे, जो हमारा कैश आउटफ्लो है वो तो हो रहा है 40,000 का,
उसके बाद हमारी 3 प्रोबेबिलिटीज़ असाइन है फर्स्ट वाले ईयर में, जो हमें उस टेबल में दे रखी है। उसके हिसाब से कैश इनफ्लो है। इसी तरह ईयर सेकंड में दे रखी है, प्रोबेबिलिटीज़ और इनफ्लो दे रखे हैं। और एनपीवी निकालेंगे हम इनफ्लोज की, तो वो हम किस तरह से निकालेंगे, इसमें हम जो यूज़ करेंगे, जैसे 30,000 रुपये मतलब दोनों ईयर का है, यानी फर्स्ट ईयर में हो रहा है हमारा 16,000 रुपये इनफ्लो। तो हम क्या करेंगे, 16,000 रुपये इनफ्लो हो रहा है, उसकी हम टेबल से वैल्यू देखेंगे। टेबल से वैल्यू किस तरह से देखते हैं, जैसे हमारा ईयर 1 है, उसके अंदर हमारा 10% पे कितनी वैल्यू आ रही है, यानी कि 0.909, और सेकेंड ईयर पे आ रही है 0.826। तो हम कैसे निकालेंगे, 16,000 रुपये तो हमारा फर्स्ट ईयर में हो रहा है इनफ्लो, तो 16,000 पे 0.909, और जो हमारा 30,000 रुपये हो रहा है वो हो रहा है हमारा 0.826 सेकेंड ईयर पे। तो सेकेंड ईयर वाली वैल्यू लेंगे इसमें, और इसमें फर्स्ट ईयर वाली जो हमारी फैक्टर्स, जो डिस्काउंट फैक्टर जो हम निकालते हैं उसकी वैल्यू लेंगे, तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को, और इन दोनों की जो वैल्यू आएगी मल्टीप्लाई करने के बाद उन दोनों को हम ऐड करके हमारा ये वाला इनफ्लो निकलेगा, जो हमारा एनपीवी ऑफ इनफ्लो है ये वाला। इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, मतलब इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करके, इन दोनों को जब हम ऐड कर लेंगे, उसको जो हमारी कैश आउटफ्लो हो रहा है 40,000, उसमें से माइनस कर देंगे, तो हमारा एनपीवी निकलेगा इनफ्लो का। ये हमारा पहले वाले का नेगेटिव में आएगा जब हम पूरा सॉल्व करके देखेंगे। तो इसी तरह से हम हर एक जो पोस्ट प्रोबेबिलिटी है और इनफ्लो है और ईयर वाइज हमारे फैक्टर्स तो वही रहेंगे पूरे के पूरे, इसमें वही 0.909 और 0.826 सेकेंड ईयर का। तो इन दोनों ईयर के ये तो यही रहेंगे हमारे डिस्काउंट फैक्टर, लेकिन हमारे जो अमाउंट है उसके साथ हम मल्टीप्लाई कर करके ऐड कर लेंगे, जो हमारे 3 इवेंट है उसके अकॉर्डिंग हम ऐड कर करके निकाल लेंगे एनपी ऑफ इनफ्लो। उसके बाद हमारा जॉइंट प्रोबेबिलिटी कर लेंगे। जॉइंट प्रोबेबिलिटी हमें कैसे होंगे, जो ये हमारे ईयर फर्स्ट की प्रोबेबिलिटीज़ है फर्स्ट वाले की, उसको मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड वाले की जो प्रोबेबिलिटी है फर्स्ट इवेंट की 0.2 से, यानी कि 0.3 को 0.2 से करेंगे तो 0.6 आएगी। इसी तरह फिर 0.3 को 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.18 आ जाएगी, पहले इवेंट में ही चल रहे हैं। उसके बाद इसमें भी तीसरे वाले की जो हमारी प्रोबेबिलिटी है 0.2 और 0.3, तो 0.6 आ जाएगी। इसी तरह से हम सबकी निकालेंगे जो प्रोबेबिलिटी, तो 1 आएगी टोटल। एक्सपेक्टेड एनपीवी कैसे निकलेगी, मतलब जो टोटल में होगी उसमें हम जॉइंट प्रोबेबिलिटीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं जो हमारी एनपीवी ऑफ इनफ्लो है उससे, यानी कि -676 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.06 से, तो हमारी एक्सपेक्टेड एनपीवी आ जाएगी। इसी तरह से हम हर एक ईयर की एक्सपेक्टेड एनपीवी निकाल लेंगे, इवेंट की निकाल लेंगे, उस सबको हम ऐड करेंगे, टोटल करेंगे, तो हमारे आएगा 27,806.40 रुपये, यानी कि पॉजिटिव में आएगी हमारी एनपीवी। अगर हमारी एनपीवी पॉजिटिव में आती है तो उस प्रोजेक्ट को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, और अगर नेगेटिव में आती है तो उसको रिजेक्ट कर लेते हैं। तो इसमें हमने एनपीवी के अकॉर्डिंग हमने प्रोजेक्ट को सिलेक्ट किया है और रिस्क फैक्टर को देखा है। और डिसीजन ट्री में हम जो भी हम प्रोजेक्ट्स को सिलेक्ट करते हैं उसमें हम डिसीजन जो हम लेते हैं वो कई सारे अल्टरनेटिव्स के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अगर आप लोग उस तरह की वीडियो बनवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू गाइस। इस वीडियो में हमारे सारे मैथड्स रिस्क जो कैपिटल बस्टिंग के रिस्क और अनसर्टेनिटी के अंदर थे वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अगली वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक्स के पढ़ेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू। और बाकी सब डिटेल्स के लिए आप कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो।